अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। कर्मनाशा की हार जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 3 है वीडियो का। पहला पार्ट में हम लोग पढ़े थे शिव प्रसाद सिंह का जीवन परिचय। दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़े कि इस स्टोरी में क्या है और ये स्टोरी कैसे शुरू हो रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है आगे। जो नदी का पानी बढ़ जाता है तो उसमें क्या क्या लोग उसमें बातें करते हैं, क्यों बढ़ता है, लोगों का क्या अंधविश्वास है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ साफ भी कहोगी भौजी, बीच में जयसर पांडे बोले। जयसर पांडे भी जो है एक कैरेक्टर, इसको भी अंडरलाइन करें। क्या हुआ आखिर? हुआ क्या, फुलमतिया राडे मेमना लेक बैठी है, विधवा लड़की, बेटा ब्याहकर सुहागिन बनी है। तो वो कहती है कि क्या हुआ है, फुलमतिया जो है मेमना लेके बैठी है, विधवा है लेकिन बेटा वो विधवा है, उसकी शादी हुई है। ये कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फलफोले उभर आए तो सब बहुत उत्सुक हुए कि ये काम कब हुआ। अगाध भय से सबकी सांसें टंगी रह गई और सब कोई डर से, सबका ऐसा लगा कि सांसें रुक गई। तभी मिर्च की तरह तीखी आवाज़ में चाची बोली, ये भी ना हुआ कि गर्दन मोड़कर गरहे गुच्ची में डाल दे। अब चाची बोलती है कि ये ना हुआ कि उसे वो मार डाले। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची दूसरे चौराहे की ओर बढ़ चली। और ये जो प्रलय जो बढ़ा था, ये एक तरह का वो आग लगाकर समझ लो कि किसी के घर का बात गांव वाले में फैलाने का काम करके वो यहाँ पे बताई, वो फिर अपना आंचल संभालते हुए कहीं दूसरे चौराहे की तरफ बढ़ चली गई। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चल रहे थे। और जितना भी सब गांव में जितना भी आतंक हो रहा था, डर था, तो ऐसा लगा था सब कुछ उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सबकी आंखों में नाई दिहे का भविष्य था। रक्त की तरह लाल पानी में चूहों की तरह उब चुब करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। वहाँ का पानी भी जो था वो लाल हो चुका था। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा होगा। मौत का ऐसा भयंकर सपना शायद ही किसी ने देखा होगा। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे पर खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले आ रहे थे। और भैरव पांडे जो है ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए, ये मेन कैरेक्टर है। वो क्या है, अपाहिज, वो बैसाखी के सहारे चलते हैं। वो अपने दरवाजे पर खड़ा होकर ही बाढ़ का पानी देख रहे थे और उसके साथ पानी के साथ सांप बिच्छू भी जो चले आ रहे थे वो सब वो निहार रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठे कौवा धक्के से बिछल जाता, भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील झपट पड़ते। मरे हुए जानवर के पीठ पर कौवा भी धक्का खाता हुआ चला आ रहा था और भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील उस पर, जो चूहा जो लोग भीग गया था उसके ऊपर चील जो है झपट पड़ते थे खाने के लिए। विचित्र दृश्य है, पांडे ने जाने क्यों बुदबुदाया। पांडे ना जाने क्यों बुदबुदाने लगा कि ये दृश्य, ये नज़ारा जो है बहुत ही अनोखा है। फिर मिट्टी की बनी पुरानी बिखरी बकरी की ओर देखा। फिर मिट्टी से बना हुआ बकरी की ओर वो देखने लगा। पांडे दादा देश देहात के नामी ग्रामी पंडित थे। उनका ऐसा अकबाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। और पांडे दादा जो थे वो देश देहात के नामी ग्रामी पंडित थे, वो बहुत बड़े पंडित थे और उनका ऐसा सब इस्तकबाल करते थे, उनका ऐसा दबदबा था कि कोई भी किसी को सताने का हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई है ये बकरी और उन्होंने ही ये बकरी जो है बनवाई है। भाग की लख कौन तारे, दो पशुवत के अंदर ही सभी कुछ हो गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ के बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। तो वो कहता, भाग का लेखा कौन टाल सकता है। ठीक है, भाग की लेखा कौन टाले, मतलब किस्मत का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता। दो पुश्त के अंदर ही, दो जनरेशन के अंदर उनका सब कुछ खो गया।
किस तरह से मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ से बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। मतलब सब कुछ उनका इस दुनिया में कोई नहीं रहा, 2 पुश्त के अंदर ही सब कुछ ख़त्म हो गया। आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु भैरू पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे में चिपकाए असहाय निर्वलंब खड़े रह गए। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, काम धाम के लिए दूध मुँहे भाई की देख रेख, रहने के लिए बकरी जिसे पिछली बार के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया। तो वो 16 साल पहले, आज से 16 साल पहले जो है उनके माँ बाप जो है एक नन्हा सा छोटा सा लड़का उसके हाथ में सौंप कर चल बसते हैं। वो पैर से अपाहिज भैरव पांडे जो यही मेन कैरेक्टर है, ठीक है। भैरव पांडे ही मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। भैरव पांडे जो है वो 2 बरस के छोटे से भाई को अपने कंधे से चिपकाए, वो असहाय, कोई उनका मदद करने वाला नहीं, ना ही वो अपने पैर पर सही से खड़ा हो सकते हैं। वो असहाय कुछ नहीं कर पा रहे थे। धन के नाम पर क्या था, बाप ने जो कर्ज लिया था वो था उन पर, बाप का कर्ज चुकाना था। काम क्या था उनका, भाई की देख रेख करना, और रहने के लिए एक बकरी, एक झोपड़ी था जो पिछली बार जो बाढ़ आया था उसमें वो टूट चुका था। अब ये भी ना बचेगी, तो वही सोच रहे थे कि अब इस बाढ़ में तो ये भी नहीं बचेगी। पांडे के मुंह से भवितव्य फूट रहा था जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। अब वो कह रहे थे कि अब ये भी जो बचा कुचा घर भी है ये भी नहीं बचेगा, और उनके मुंह से कुछ मंत्र निकल रहा था, उन्होंने ज़रा भी ख्याल करना नहीं ज़रूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गई। वर्षा का पानी पसीज कर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया, और दीवार में जो दरार पड़ी हुई थी उन्होंने हाथ जब लगाया तो वो भी दीवार भी जो है, दीवार से पानी बह रहा था, जो वर्षा का पानी जो दीवार पसीज रहा था, और वो पानी जो है आंसू की तरह उनके हाथ में चिपक गया। सनसनाती हवा गांव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी, और हवा बहुत तेज़ थी। जो हवा इतना ज़ोर चल रहा था कि ऐसा लगा था गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक वो हवा घूम रही है। विधवा फूलमतिया को बेटा हुआ है, बेटा राम राम ऐसा पाप। भैरव पांडे के कानों में आवाज़ के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। और विधवा फूलमतिया जो थी वो विधवा थी, लेकिन विधवा होने के बावजूद भी उसको एक बेटा पैदा हुआ है। वो विधवा थी, उसका किसी से नाजायज़ संबंध था जिसके कारण उसका एक बेटा पैदा हुआ है, ठीक है। और ये आवाज़ भैरव पांडे के कानों में भयंकर स्पर्श की तरह, छुअन की तरह उनके कानों में दौड़ पड़ी। बैसाखी उनके शरीर से भार को संभाल ना सकी और वे धम से चौखट पर बैठ गए। और बैसाखी जो है उनका शरीर का भार सही से संभाल नहीं सका और वो धम से अपने घर के चौखट पर बैठ जाते हैं। बाजू के धक्के से कोहनी छिल गई। चिनचिनाती कोहनी का दर्द उनके रुएं में बना रहा था, और पांडे इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। और बाजू के धक्के से क्या हुआ, बाजू से जो धक्का लगा कोहनी पर, तो दीवार से क्या, उनकी कोहनी भी छिल गई, और दर्द जो है उनके रुएं में, और उनका दर्द जो है ऐसा लगा उनके रोम में वो दर्द समा रहा था। अब पांडे इस पीड़ा को अपने होठों से दबाने की कोशिश कर रहे थे, इस दर्द को वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सब कुछ गया, वे बुदबुदाए, और वो बुदबुदाते हैं कि सब कुछ चला गया। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी इस जर्जर बकरी को हड़पने नहीं, उनके पितामह की और अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है, जिसे अपनी इस विपिन अवस्था में भी पांडे ने धरती पर नहीं रखा। और वो उनको लग रहा था कि सब कुछ चला गया, वो कुछ बुदबुदाते हैं। वो सोच रहे थे कि कर्मनाशा की हार जो है, कर्मनाशा की जो बाढ़ आई है, तो ये वो इस गाँव को हड़पने नहीं आए, बल्कि उनका जो मान सम्मान, उनके माता पिता का जो मान सम्मान था वो उसे ही हड़पने आई है। दुलारे
से पीली व प्रतिष्ठित सदा उनके कंधे पर चढ़ रही थी, और दुलार से पीली प्रतिष्ठा जो थी, उनका जो मान सम्मान था, वो हमेशा उनका गर्व था। मैं जानता था कि वो छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। और वो कहते हैं कि वो जानते थे कि छोकरा, ये छोकरा कौन, किसके बारे में कहा गया है, उनके छोटे भाई, ठीक है, उनके छोटे भाई के बारे में कहा गया है। वो समझ गए थे कि ये उनका जो छोटा भाई है, ये स्कूल का नाश करने आया, उनके ख़ानदान का नाश करने आया। पांडे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का चरहरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरव को माँ की छाया तरती नज़र आती, उसके काले ककले को देखकर मुखिया जी कहते कि इस भैरव पांडे की दादा का लौछार पड़ी है। पांडे होकर हंस पड़ते हैं। जो रे कुलदीप, बरामदे में बैठकर पढ़। तो मुखिया जब भी कुलदीप को, उनका छोटा भाई का नाम क्या था, कुलदीप, ठीक है, उनका छोटा भाई का नाम कुलदीप था। तो वो कैरेक्टरलेस नहीं, वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होता था ज़्यादा, ठीक है। तो फुलमतिया से उनका कुछ रिलेशन था, नाजायज़ रिलेशन था, ठीक है। तो जब भी मुखिया जी उसको देखते थे तो वो कहते थे ये अपनी दादा की तरह है। और पांडे जी इसकी बात पर हंस पड़ते थे और कहते थे कुलदीप तू बरामदे में जाकर बैठकर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते, तेरी आंखों में 100 कुंड बालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नज़र गाड़ता है, कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोट दूंगा। बड़ा आया मुखिया जी, फिर ज़रा बढ़ के बोलते, क्या लौछार पड़ेगी मुखिया जी, दादा के पास तो 5 पक्षी गाय थी, एक से एक, 2 थन दूहे ले तो 25 सेरी बाल्टी भर जाती थी। तो वो कहते थे क्या कहते हैं मुखिया जी, और वो मन ही मन मुखिया को बहुत गाली देता था, उल्टा सीधा बोलता था और कहता था क्या कहते हैं मुखिया जी, दादाजी के पास तो 5 पछाई गाय, बड़ी बड़ी गायें थी, एक से एक गाय थी। अगर 2 थन भी अगर 2 गाय के थन से भी अगर दूध गाढ़ा जाए तो 50 सेरी बाल्टी भर जाती। यहाँ तो इस लौंडे को दूध पचता ही नहीं, फिर साल भर महीने हमेशा मिलता कहाँ है गरीबों को। और फिर कहता है ये जो मेरा भाई है इसको तो दूध ही नहीं पचता, तो कैसे ये मेरे दादाजी का तरह हुआ, और हम गरीबों को तो कहाँ दूध मिलता है पीने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, कुलदीप क्या ऐसा हरकत करता है जो भैरव पांडे को पता होता है, फूलमतिया के जो विधवा के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो किसका है, ठीक है।